तो 12 बजे से पहले क्लास खत्म नहीं होगी। 12 अपना देख लो पूरा 12:30 तक। स्टार्ट करेंगे बेटा जल्दी से। पढ़े ये कहाँ गए बाकी घर? अच्छा चलो भाई, क्या हुआ है? कल वाला पीडीएफ नहीं आया, इनसे सेव ही नहीं हुआ, तो मैं भी आज दोनों भेज दूंगा। ठीक है, क्लास के बाद दोनों इकट्ठे भेज दूंगा। है लिख तो लेते ही हो, क्या करोगे? मैं भेज दूंगा फिर भी, है ना, क्योंकि क्या होता है कि मान लो हम लोग कोई चीज यूज करें ना करें पर होनी चाहिए, है ना। हाँ। मतलब हमें, है ना, ह्यूमन नेचर है। सही है। जब स्कूल में तुम्हारा छोटे थे एडमिशन होता था, बेटा मैं बात करूंगा, आपस में बात ना करो, ठीक है। जब स्कूल में तुम्हारा एडमिशन होता था छोटे थे, तो सबसे पहले नई कॉपी पेंसिल सब चाहिए, भले यूज ना हो, है ना, सब उसी दिन चाहिए। और घर पे बोलते थे कि कल ही मैडम कराएंगी सारा बुक का, है ना। सही है। तो वो हैबिट तुम लोग की पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी सुधरेगी भी नहीं। ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक दो चीज और मैं बता देता हूँ। वो 113 कॉलेजेस वाली जो बात है वो जेन्युइन है। कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट बढ़ेंगे और तुम्हारे टाइम पर और कुछ बढ़ जाएंगे। ठीक है, हर साल कॉलेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, सीट बढ़ रही है। कट ऑफ पेपर टफ होने से नीचे आ सकती है। ठीक है, पेपर टफ का मतलब डीप एनसीईआरटी पूछ देगा, तो प्लीज एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहो। अगर एनसीईआरटी के बाहर से आया तो तुम्हें भी नहीं आता होगा, किसी और को भी नहीं आता होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। सही है। ठीक है। और मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको आता होगा, सही है, तो उसको बाकी चीज नहीं आती होगी, हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इन चीजों पे सिलेक्शन रुकते नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो मेक श्योर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है, मैंने कल आपको वो भेज दिया था क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन मिल गए थे टेलीग्राम पे, जिसको प्रिंट कराना हो करा लेगा अपने हिसाब से। ठीक है, क्लियर है, आपकी मर्जी है। और ये आपको चैप्टर वाइज में दे दिया करूंगा, है। वीडीपीपी तो मिलेगी यार, यहां से मैं थोड़ी दूंगा वो, तो बनाऊं उसे एकदम, है। आंसर की नहीं है तो सॉल्व करके आंसर की मांगो। ऐप पे है तो ऐप पे से देख लो, ऐप पे होगा बेटा। बस चर्चा शुरू कर दे तो अपने आप ही, पढ़ाई कर रहे हैं, चलो। आ जाओ भाई, आज माइटोसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो, एम फेज माइटोसिस। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे यहां पर, मुझे ऐसा लगता है मैंने ये वाले पॉइंट्स लिखवाए थे। पहले 3 तो ऊपर लिखे थे हमने, ठीक है, लास्ट वाला नहीं लिखा था। ठीक है, लास्ट वाले का क्या मतलब है, कौन बताएगा? इस बात का मतलब कौन बताएगा? हाँ बेटा, बैठे बैठे बता, कोई बात नहीं। सही है, और कोई? हाँ बेटा।
ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपल इस बात का मतलब है कि हम किसी भी चीज की क्लियर लाइन नहीं बना सकते, एक लगातार प्रोसेस चल रहा होता है। हमने क्या किया है, फेज वगैरह चेंजेस को दिए हैं। ऐसे ही एम फेज में हम कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कोई ऐसा है जिसने माइटोसिस, भाई फोन चला रहा है बीच में, क्या हुआ है? वर्ल्ड कप जीतने के कुछ पैसे तुझे भी आए हैं? 1-2 करोड़ रुपए तुझे भी मिला हुआ है? नहीं मिला है? तो जब यहां पड़ेगा तो थोड़ी मिलेगा, वहां खेलने जाना पड़ता है। ध्यान रखो इधर, ठीक है, इधर ध्यान दो बेटा, सबको खूब खूब पैसा मिला है नहीं? हाँ है, पढ़ ले भाई, जुआ ना खेल, इधर ध्यान दे, इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारे पास कोई कैसी क्लियर लाइंस नहीं होती, मतलब कि हम क्या करते हैं, अलग अलग ऐसे फेजेस नहीं डिवाइड करते। मतलब क्या होता है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ में या किसी भी सेल में खुद से बने हुए फेज नहीं होते, जो भी बदलाव है उसको फेज का नाम हमने दिया है, ऐसा कोई प्रॉपर फेज नहीं होता। क्लियर है? दूसरा क्या कह रहा है, ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। क्यों क्यों ड्रामेटिक है एम फेज? क्योंकि इसमें सबसे बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़े बदलाव किसमें हो रहे हैं? न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि हम एक सेल से दो सेल बना रहे हैं, तो सेल की चीजों को हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मतलब किसी सेल में जो भी चीजें हैं उनको हम दो सेल, दो कोशिका में बराबर विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं। सही है? उसमें न्यूक्लियस का कंटेंट भी है और साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी है। सही है? तीसरा हम यहां पर क्या लिख रहे हैं कि ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल का मतलब होता है कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या लगभग सेम हो, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है? लगभग मतलब हमेशा, अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करेंगे बेटा। अब यहां पर जल्दी आ भाई, यहां पर ये वाला डायग्राम हमने बनाया था, G1 में क्या है, G2 में क्या है, ये कल बना लिया था हमने, याद है किसी को? ये वाला डायग्राम था, है ना? सही है? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं माइटोसिस में क्या होता है, हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। प्लीज फोकस करो, अपना फोकस बनाओ, जरूरी है। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। तो मैं चाहूं तो इस डायग्राम को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो G2 फेज में मेरे पास ये डबल हो चुका है। ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर है। यस, और इसी में से एक एक आप मूव कर दो, है ना? इसी में से आप एक एक आप क्या करो, इसमें मूव कर दो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप मूव कर दो इसी में से। जरूरी नहीं है कि पिंक के साथ हमेशा पिंक ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो वो है, जेनेटिकली सेम है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके साथ वही जाएगा, क्योंकि भाई ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर इस पर कैपिटल ए जीन है, यहां स्मॉल ए है, यहां कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, तो ये जीन और ये जीन सेम है, तो जो दो सेल बनेंगे उनको हम क्लोन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोन भी बोल सकते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल बनेगा। अब कहानी यहां से थोड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, अब यहां पर एक टॉपिक है जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, इसको मैं समझा रहा हूं। देखो, एनसीईआरटी लिखती है माइटोसिस नॉर्मली किस में होता है? डिप्लॉइड सेल में होता है, पर माइटोसिस हैप्लॉइड में भी हो सकता है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। माइटोसिस अकर इन डिप्लॉइड सेल, अगर किसी डिप्लॉइड सेल में होगा। डिप्लॉइड सेल्स का मतलब है हमारे पास हाइयर प्लांट, बड़े प्लांट के, यहां से हम पढ़ेंगे हाइयर प्लांट्स के कौन से सेल? वेजिटेटिव सेल। ना, वेजिटेटिव सेल का मतलब होता है मेरे पास रूट का सेल, स्टेम का सेल और लीफ का सेल, इनमें मेरे पास माइटोसिस होती है। उसके अलावा ये किसमें होती है बेटा? अकर इन लोअर प्लांट्स। यहां पे हम कह रहे हैं लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स का मतलब क्या है? एल्गी। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा, एल्गी जो है ये हैप्लॉइड होती है। यस, एल्गी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो उसकी माइटोसिस से दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं। उसकी माइटोसिस से कितने सेल बनते हैं? दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं। आप ध्यान से इस बात को समझें बेटा आप लोग, अगर मैं किसी डिप्लॉइड की माइटोसिस करूंगा तो दो सेल डिप्लॉइड बनेंगे,
अगर किसी हैप्लॉइड की माइटोसिस करूंगा तो 2 सेल हैप्लॉइड बनेंगे। प्लांट्स के केस में हमारे पास डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों की माइटोसिस होती है। एनिमल्स के केस में सिर्फ डिप्लॉइड की माइटोसिस होती है। एनिमल्स के केस में क्या होता है, माइटोसिस किसकी होती है, नॉर्मली किसकी होती है, डिप्लॉइड की, नॉर्मली अकर इन डिप्लॉइड सेल, नॉर्मली अकर इन डिप्लॉइड सेल। दूसरी बात, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन जो आपको याद रखनी है, वो दे रखा है सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट का नाम है हनी बी। एक्सेप्शन क्या है आपको थोड़ा समझाते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सोशल इंसेक्ट, वो इंसेक्ट जो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी मतलब कॉलोनी में रहते हैं। उसमें 3 है, एक है चीटी आंट्स, ठीक है, दूसरा डिमक और तीसरा हनी बी। हनी बी में 3 मेंबर होते हैं, एक क्वीन होती है, एक वर्कर होता है, एक ड्रोन होता है। ड्रोन हैप्लॉइड होता है। ड्रोन कैसा होता है, हैप्लॉइड। ड्रोन बनता कैसे है, आप देखें ध्यान से, हनी बी में जो ड्रोन बनता है वो कैसे बनता है ड्रोन, आप इधर देखो बेटा, हमारे पास ये एग सेल है। एग सेल कैसा सेल है, हैप्लॉइड। इसकी माइटोसिस से मेरे पास ड्रोन बन गया है, मेरे पास क्या बन गया है, ऐसे ड्रोन बन गया है। अब ये जो ड्रोन बना है, ये ड्रोन में बहुत सारे सेल है, पर ये भी हैप्लॉइड है। समझ में आ रहा है, किसी को क्रोमोसोम नंबर पता है ड्रोन में कितने होंगे, 16, 32 नहीं 16। समझ में आ रहा है, क्योंकि हनी बी में डिप्लॉयड में कितने लिखवाए थे, 32। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात सुने ध्यान से, क्या आप ये देख पा रहे हो कि हैप्लॉइड की माइटोसिस और डिप्लॉइड की माइटोसिस में क्या फर्क है, एक बार इस डायग्राम पे नजर मारो, ध्यान से देखना बेटा, लिख लेना लेकिन पहले नजर मारो इस पे। देखो इधर, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। अब मुझे बताना, ये हैप्लॉइड जो है ये कौन से फेज का है, जीवन है ये, ठीक है, सबको तो पता चल रही है। अगर मैं इसका ये सिस्टर क्रोमेटिड बना दूं तो अब ये क्या हो गया, G2 हो गया, सबको समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास हैप्लॉइड है, n इज इक्वल टू 3 है, ये जुड़ा हुआ है इससे, सही है, n इज इक्वल टू 3 है। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रियोल नहीं सेंट्रोमियर, यस, ठीक है, ये इसको जोड़ रहा है ना, ये सेंट्रोमियर है। अब ये कौन सा फेज है, G2 फेज है। G2 फेज के बाद अब मैं इसकी क्या कर रहा हूं, माइटोसिस। तो माइटोसिस करने से हैप्लॉइड जो है मेरे पास क्या हो गया, अलग हो गया, ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड उसके क्या हो गए, अलग हो गए। ये समझ में आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया, n इज इक्वल टू 3 आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ये समझ में आ रहा है। अब ये वाला सेल कैसा है, ये डिप्लॉइड है, 6 क्रोमोसोम है इसमें, यस। तो डिप्लॉइड की माइटोसिस करोगे तो दोनों सेल क्या बनेंगे, डिप्लॉइड। तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ये देख लो, सबको समझ में आ रहा है? तो ये सेल अभी क्या आ गया, ये 2n इज इक्वल टू 6, 2n इज इक्वल टू 6। अब ये डिप्लॉइड की माइटोसिस है, समझ में आ रहा है, और ये वाली माइटोसिस किसकी है, हैप्लॉइड की माइटोसिस है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट्स में डिप्लॉइड सेल की भी माइटोसिस होती है, हैप्लॉइड की भी माइटोसिस होती है। एनिमल सेल में डिप्लॉइड की नॉर्मली माइटोसिस होती है। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, जो सोशल इंसेक्ट है हनी बी, उसमें जो ड्रोन होता है वो एग सेल कैसा है, हैप्लॉइड गैमेट है, उसकी माइटोसिस से बनता है। तो हमने यहां से क्या याद करना है, हमने यहां से याद करना है कि प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों की माइटोसिस होती है, एनिमल में सिर्फ किसकी होती है, डिप्लॉइड की, एक्सेप्शन में हनी बी, ठीक है। इस माइटोसिस को हम कोई नाम भी देते हैं,
अगर मैं इसको नाम देना चाहूं, यस, शाबाश, ये यहां पे 16 क्रोमोसोम है, क्या बोलते हैं इसको? पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? किसी अनफर्टिलाइज एग से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनना। सही है? पार्थिनोजेनेसिस क्या होगा? अनफर्टिलाइज एग से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनना। ठीक है, नोट करेंगे इसे। ये कहां दे रखा आपकी एनसीईआरटी में? हाँ बेटा, हाँ हाँ, बिची तूने एनसीईआरटी के साथ क्या किया? ये दिखा मेरे को, दिखा एनसीईआरटी दिखा, बंद रखा हुआ है इसको, खोलो, ला, शाबाश। ये क्या किया इसके साथ? अच्छा, पिटाई खाओगे तुम किस दिन। ये देखो, ये उस वाले पेज पे यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला ना, पेज 164, है ना? यहाँ अपना देख लेना एक बार। ठीक है, ये ऐसे क्यों किया? सही, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार। नोट करो जल्दी से। है एमडी सर? हाँ एमडी। बेटा ये काम तभी किया करो जब तुम 100% श्योर हो इस साल निकल जाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं तो मत किया करो ये सब काम। हो गया? जल्दी लिखो। हो गया? ठीक है, चलें? इसके डाउट कब पूछोगे? जब ये आज क्या है, ट्यूसडे है, तो कब पूछोगे? वेडनेसडे, थर्सडे या आज पूछोगे? कोई कोई है जिसने किया असाइनमेंट? अभी तो नहीं किया होगा। 50 क्वेश्चन किए? ठीक है, मतलब ये चैप्टर हो जाए, है ना, उसके अराउंड इसको पूछ लो सारा। ठीक है, आज मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो जो पूरा 180 है, कितना क्वेश्चन है? 195 है, 185 है, तो मैं उसके आपको रिकॉर्ड करके मैं दे दूंगा, या तो यूट्यूब पे डाल दूंगा या वैसे आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप पहले आंसर चेक कर लेना कि आप क्या सही बना रहे हो। अगर किसी में डाउट है, फिर अलग से भी आप पूछो। ठीक है, हाँ, और इसका और क्वेश्चन भी देना है। अच्छा, आप में से कितने लोग वो फिल इन द ब्लैंक्स कभी बनाते थे? जब मैं देता था वर्कशीट, कोई बनाता था? क्यों? टाइम नहीं मिलता था?
एक्चुअल में फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, डाटा है। अगर तू उसको लास्ट में रिवाइज करेगा तो वो तो अभी जो इसका लेवल 2 बनाएंगे उसमें मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको मिक्स करके अच्छा क्वेश्चन बना के देंगे। वो अगर 40 फिल इन द ब्लैंक्स है और तुझे सही से आते हैं तो इसका मतलब तुझे डाटा याद है चैप्टर का। बायो में कॉन्सेप्ट के साथ डाटा भी चाहिए हमें याद, है ना। चलें आगे भाई, चलो चलिए। लिख लिया? कोई लिख रहा है अभी भी? थोड़ा सा जल्दी लिखो बेटा, फास्ट। कुछ पूछना है? नहीं? जल्दी करो। सेम, यस। पेरेंट और प्रोजेनी, यस। चलिए आइए, दिस इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज लाइन। देखिए 3 बार बोल चुके हैं, 2 बार हम पढ़ चुके हैं इसको। क्यों? क्योंकि सभी चीजों का वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब सभी चीजें दोबारा बट रही है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो घर है, घर के 2 हिस्से हो गए तो सोफा बांट लिया, ये सारी चीजें बांट के और अपने हिसाब से लगा ली, ऐसा कुछ है। तो यही लिख रहा है, वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल रीऑर्गेनाइज हो रहा है। सही है? ठीक है। उसके बाद कह रहा है सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसलिए इसको इक्वेशनल कह रहे हैं। तो यहां से एक असर्शन रीजन बन जाएगा। असर्शन आएगा माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, रीजन आएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी इज सेम। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा लिख दूंगा तो ऑप्शन 2 मार्क करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट एंड प्रोजेनी इज सेम, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। तो वो दोनों ठीक है, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक्सप्लेन कब करेगा? जब मैं इक्वेशनल डिवीजन ऊपर रखूंगा और ये बोलूंगा कि पेरेंट एंड प्रोजेनी में सेम है। समझ में आ रहा है? असर्शन रीजन ऐसे बनेगा इसका। क्लियर है? आगे चलेंगे। तो हमने क्या किया, माइटोसिस को डिवाइड किया 4 स्टेजेस में। किसकी? न्यूक्लियर डिवीजन की। अब यहां पर ये कह रहा है बेटा कि सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए, रेट्रोग्रेसिव मतलब उल्टा। सही है? ठीक है, क्लियर है? इज वेरी क्लियर कट, इज वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। अब कैरियोकाइनेसिस की क्या क्या स्टेजेस हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हम यहां पर आ गए हैं, कैरियोकाइनेसिस देख रहे हैं। उसमें हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, कैरियोकाइनेसिस को हम क्या लिख रहे हैं? न्यूक्लियर डिवीजन। यस, ठीक है, सही है। और ये कब होती है? आफ्टर G2 फेज। ये कब होगा? आफ्टर G2 फेज। दूसरी चीज, मेरे पास ये 4 स्टेजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपने सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा वो सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है बेटा कि टाइम किसको कितना लगता है। सबसे बड़ी फेज जो होती है टाइम के अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूं टाइम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी क्या होगी? प्रो फेज होती है, सबसे बड़ी प्रो फेज होती है। फिर मेरे पास कुछ बुक में टीलो फेज है, कुछ बुक में मेटा फेज है, पर यह श्योर है कि सबसे छोटी एना फेज होती है। तो एना फेज सबसे छोटी होती है। एना फेज क्या है? शॉर्टेस्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? और प्रोफेज क्या है? लॉन्गेस्ट है। यहां तक समझ में आ रही है? कुछ में इनका अपोजिट ऐसे किया हुआ है, चल जाएगा, पर ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से है। अगर मैं आपको नीट में क्वेश्चन दे दूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट, एम फेज और एना फेज? एना फेज सही है, क्योंकि वो एम फेज का पार्ट है। क्लियर है? ठीक है, अब जरा अगला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे बेटा। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस को हम प्रोफेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोफेज बोल सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है? बोलो, यहां तक कोई डाउट है? अगर मैं कहूं कि प्रोफेज एक तरीके से एम फेज की पहली स्टेज है, कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज है,
ठीक है, क्लियर है, सही है, ये बात समझ में आ रही है। एम फेज की पहली स्टेज और इसकी दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनते चलें इस बात में। हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो है ये जो सीक्वेंस है, ध्यान सुने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनमें सारी स्टेजेस में एक तरह के क्वेश्चन ये आएंगे कि कौन सी स्टेज को किससे पहचाना जा सकता है और किस स्टेज में सबसे पहला और आखिरी इवेंट क्या है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कौन सा ऐसा फीचर है जिससे उस स्टेज को पहचान सकते हैं, सही है। दूसरा, कौन सा इवेंट सबसे पहले होगा और कौन सा इवेंट सबसे बाद में होगा, ऐसे का हम क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो इधर। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। यस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या प्रोकैरियोट में होती है? हम उसे साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में प्रोकैरियोट के डिवीजन को नहीं डिवाइड करते हैं, वहां सिंगल वर्ड लिखते हैं, सेल डिवीजन। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां पर कोई हम साइटोकाइनेसिस वर्ड नहीं लिखते। क्लियर है? बोलो, ठीक है। प्रोकैरियोट में ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखते। नोट करो, आगे चल रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी। फर्स्ट क्लास है तेरी बेटा? नहीं तो ड्रेस क्यों नहीं पहन के आया? पहन के आया करो यार, ड्रेस पहनने से थोड़ा यूनिफॉर्मिटी लगती है ना। तो बहुत पुराना है। ऐसा तो नहीं कि ये पहन के फिर किसी दूसरी कोचिंग में बैठे हो तो ज्ञान बट रहा है। रात में ही 3 इडियट देखी है। अच्छा, क्या पढ़ता हूँ सर, फिजिक्स? क्यों? बात वो नहीं है, बात ये है कि तेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं बार बार इस चीज को रिपीटेडली बोल रहा हूँ। सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें टीचर पसंद है, इसलिए पढ़ो कि सिलेबस पूरा होना चाहिए। ये ध्यान रखियो। नहीं, सिलेबस पूरा होने का मतलब समझ आना नहीं है, रिवीजन क्वेश्चन बनना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम्हें अभी मैं बोलूंगा कुछ चीजें खराब लग जाएंगी कुछ लोगों को। मैं इस चीज में ऑनलाइन में बहुत अच्छे से समझता हूँ कि यदि मेरी एज, मान ले किस एज में एक टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है, ध्यान से सुनिए मैं जो तेरे को बोलता हूँ। तुम्हारी अभी क्या एज है, अभी 16 17 18 20 के आसपास होगी, ठीक है। मान लो तुम बीएससी करते हो, 3 साल हो गए, 17 में 3 जोड़ा 20, 2 जोड़ा 22, ठीक है। मैंने पीएचडी करी 5 साल, 22 और 5 27। अगर मेरी एज 32 साल है तो मैं 10 साल से कैसे पढ़ा रहा हूं? मैं वही तो पूछ रहा हूं तेरे से, यदि मेरी एज 32 साल होगी तो मैं 10 साल में, फिर बोल रहा हूं ऑनलाइन में बहुत आसान है कुछ भी लिखना। मैं सबके लिए बोल रहा हूं ये, ठीक है ना। और ये चीजें हमने बहुत ओपनली देखी है, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूं प्लीज मेक श्योर आप सभी बच्चे पढ़ें तो आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अभी पढ़ रहे हो लाइव, ऑनलाइन और लाइव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आपको क्या एडवांटेज मिलना चाहिए, पहला आप डाउट पूछ सकते हो कि नहीं, समझ में आ रहा है? वो बहुत जरूरी है आपको। क्लियर है? ठीक है, अगर आप डाउट कैसे पूछ रहे हो, आप क्या अपने सारे डाउट ले पा रहे हो, ये जरूरी है आपके लिए बेटा। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन का आपको रीजन समझ में आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसा थोड़ी कि ऑनलाइन में इससे खराब पढ़ा रहूंगा, उसमें ज्यादा फोकस रहता है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, तुम डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो, ये एक अलग चीज है। क्लियर है? ठीक है, बाकी ठीक है बेटा, जो पढ़ो, जिससे हमें तो क्या चाहिए, लास्ट में तुमसे रिजल्ट चाहिए, है ना, उससे कोई बाकी हमें मतलब नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चले। चलो, प्रोफेस, जिसे हम लोग कैसे लिखते थे ऑनलाइन में, मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में देखा है कि हमने 1 लाख डॉक्टर बनाए हैं हर साल। मतलब मैं अगर ऑफलाइन का अपना बताता हूँ तुझे, मैं तेरे को फिर बताता हूँ। मैं ऑफलाइन में 6 बैच पढ़ाता था। अगर एक साल में एक बैच से 10 बच्चा या 12 बच्चा एमबीबीएस कॉलेज में जाता था, तो एक साल में टोटल कितने बच्चे गए? 60।
हमने 10 साल पढ़ाया तो 600, 1 लाख कैसे आ जाएगा? समझ मेरी बात, फर्क है यहाँ पे है। मैं लॉजिक तुम्हें बता रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोगों को एक प्रोसेस सेट होना चाहिए, क्या आप हर सब्जेक्ट के मिनिमम क्वेश्चन बना रहे हो कि नहीं, ये करना स्टार्ट कर दो। सही है? वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, डेली टारगेट्स खुद के, ठीक है? सही है? हाँ चलिए चल रहे आगे, ठीक है? प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं, आओ। प्रोफेज में क्या होता है पहले समझना ध्यान से। डीएनए कब डबल हुआ था बेटा? डीएनए कब डबल हुआ था? गेट डबल इन, भाई कोई नाराज ना होना, मैं बातें सच बोलता हूं, खराब अपने आप लगेंगी वो। गेट डबल इन एस फेज एंड G2 फेज। लास्ट एक बच्चा था धैर्य सुनेजा, ऑल इंडिया रैंक 7 थी फिजिकल एंडी की, उसमें PWD कैटेगरी में। उसका मतलब सिलेक्शन होते ही फोन आया, फिर उसने बोला सर देखो आज तो मैं सोच रहा हूँ कि वहां चला जाऊं, लैपटॉप मिलेगा। मैं कहा जल्दी जा, तुरंत जैसे लेके आ लैपटॉप। फिर बाद में क्या हुआ, कॉलेज अलॉट होते हैं आप लोगों को, अगर किसी के पास PWD का सर्टिफिकेट है बनवाना है, एक कॉलेज की लिस्ट आती है, वहीं बनता है, वो कहीं नहीं बनता। उसने सब जगह ट्राई कर लिया, किसी ने हेल्प नहीं करी। बाद में मैंने उसको 3-4 नंबर दिए स्टूडेंट्स के, क्योंकि मेरे से जो कनेक्ट है वो पुराने स्टूडेंट्स हैं। चंडीगढ़ के कॉलेज का दिया, एक दिल्ली के कॉलेज का दिया, उसका वर्धमान महावीर का, उसका जो मौलाना आजाद का, सब जगह उसने पता किया। फाइनली जाके उसका लास्ट मोमेंट पे जाकर हुआ। अब वो उसमें पढ़ रहा है वर्धमान महावीर में, नहीं तो उसका वो कैंसिल हो जाता। और उसकी 656 थे उसके नंबर। मैं वही समझा रहा हूं तेरे को कि माहौल कैसा रहता है, अपने सब सेलिब्रेट कर रहे, रियल प्रॉब्लम्स नहीं पता किसी को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं ना, उनके साथ दिक्कत ये कि उनको 5-7-10 हजार रुपए चाहिए मंथली खर्चा, वो नहीं है, और ना कोई सपोर्ट करता है। और वो प्रोग्राम ही नहीं है कहीं किसी के पास, किसी कोचिंग के पास नहीं है। वो ऐसा लगता है कि मतलब बच्चों के मैसेज आते हैं ना कि सर प्लीज एक बार आप नंबर दे दो, सर शायद मेरी बात सुन लेंगे तो वो सच हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो वीडियोस 1-2 ही हैं जिसमें किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप ध्यान से सोचोगे, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है किसी को सपोर्ट करना। सही है, इसीलिए आपको क्या करना, अपनी जर्नी खुद बनानी है, आपको पढ़ना खुद है, आपको अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है, टीचर्स की हेल्प लेनी है, और कहीं ना कहीं आपको मार्क्स लाने हैं। मैं इस बात को बिल्कुल श्योर हूं कि आपको अपने जो भी एग्जाम दो आप, अगर आपके मान लो 200 नंबर थे, तो यहां टेस्ट दो तो 400 आने चाहिए, पिछले साल अगर 200 थे, और फिर वो 400 धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। अगर आप में से किसी के लास्ट ईयर 400 आए थे, तो इस साल किसी भी टेस्ट में 650 से कम नहीं आने चाहिए। वो एक दिन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं 500 लाऊंगा और नीट वाले दिन 700 लाऊंगा, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। और हो जाता है तो वो तुक्का ही था उस दिन, बाई लक हो गया, नहीं तो नहीं होता ऐसा। समझ में आ रहा? अंटिल आपकी कोई ऐसी टेस्ट सीरीज फॉलो ना कर रहे हो जिसमें बहुत बेकार क्वेश्चन आते थे, सही, और आप एनसीईआरटी पढ़ते थे पर उसके बेकार आते थे, है ना, ऐसी बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, तो उसमें 500 आते हैं, बच्चे के 650 नीट में आ जाते हैं, क्योंकि वो रियल पेपर तो वहां दिया उसने। क्लियर है? सही है। तो तुम्हें क्या करना है, अभी कितने महीने से हो गए, मेरे ख्याल से 2-3 महीने होने जा रहे हैं आपको, है ना? तो आप सब लोगों को हर चैप्टर के मिनिमम क्वेश्चन बनाने हैं, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दो, है ना? आप में से शायद कोई नहीं दे रहा होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट देने स्टार्ट करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि इतने क्वेश्चंस मेरे सही बन रहे कि नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको अपलोड करा दूं उस पर। हर चीज प्रिंट दे पाना मुश्किल है बेटा, आप टैब पे खोल के, फोन पे खोल के बैठोगे, सॉल्व करो। क्लियर है? जो टेस्ट होंगे आपके वो तो होंगे ही। क्लियर? सबके लिए बोल रहा हूं, सही है? ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करें। अब देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पे क्या क्या लाइनें लिखी हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, पहले सुनो सिर्फ, फिर इसको आगे करेंगे। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ध्यान से सुनो बेटा। एनसीईआरटी ने लिखा है डीएनए गेट डबल इन एस फेज एंड G2 फेज। सही है? डीएनए डबल हो जाता है कब? एस फेज में और G2 फेज में। ये चीज समझ में आ रही है? एस फेज में डबल होता है, G2 में डबल है। अब वो जो डीएनए था ना जो डबल हुआ था, एनसीईआरटी कहती है कि वो डीएनए जो था वो इंटरवाइंड था। इंटरवाइंड क्या होता है? जो डबल डीएनए है, डबल डीएनए जो था वो क्या था? इंटरवाइंड था। इंटरवाइंड का मतलब होता है उलझा हुआ।
ठीक है, वो क्या था, उलझा हुआ था, इंटरवाइंड मतलब आपस में उलझा हुआ था, उसकी क्या होती है, फर्स्ट उसकी अनटेंगलिंग होती है। अनटेंगलिंग और इंटरवाइंड में क्या फर्क है, इसका मतलब है उलझा हुआ, पहले वो थोड़ा सुलझता है, पहले वो क्या है, थोड़ा सा सुलझता है। तो फर्स्ट अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए अकर, जो भी डीएनए था उसकी क्या होगी बेटा, अनटेंगलिंग होगी। क्या क्लियर है, बोलो। अब सुनो ध्यान से, अनटेंगलिंग होने का मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा सुलझा, थोड़ा थोड़ा सा क्या हुआ, सुलझा, तो इसको हमने क्या वर्ड लिख दिया, अनटेंगलिंग लिख दी। यस। अब क्या हुआ मेरे पास, यहां पर मुझे क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो गए, मुझे क्या दिखने स्टार्ट हो गए, क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं प्रोफेज में। यस, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं जरा तो आपको समझाता हूं। अब क्रोमोसोम मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अब क्या विजिबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके साथ, विद टू सिस्टर क्रोमेटिड, टू सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, अनटेंगलिंग, फिर मुझे क्या दिख गए, क्रोमोसोम दिख गए, किसके साथ, दो सिस्टर क्रोमेटिड के साथ। ठीक है, क्लियर, सही है। अब देख इधर, ये समझ में आ रहा है सबको, क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये अपोजिट पोल पे मूव करने लग जाएंगे, सही है, और इससे क्या आने लग जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनने लग जाएंगे। देख मेरी बात सुनो, जब ये अपोजिट पोल पे मूव करे, ऐसे अपोजिट पोल पे मूव करे, अब इस पे चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर, और फिर इससे ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट होते हैं। और आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसपे मेरे पास कितने क्रोमेटिड थे, दो क्रोमेटिड थे। कितने क्रोमेटिड थे, दो क्रोमेटिड। क्लियर है, डन। तो हमने क्या लिखा, डीएनए गेट डबल इन एस फेज और G2 फेज। डबल डीएनए क्या है, इंटरवाइंड है। फर्स्ट क्या होगी, अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए कर, फर्स्ट क्या होगी, अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए कर, डीएनए खुलेगा पहले, फिर क्या करेगा, क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन होगी। किसकी कंडेंसेशन, क्रोमेटिन की, क्रोमेटिन की क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। क्या दिखेगा, क्रोमोसोम अपीयर होंगे। क्रोमोसोम किसके साथ, क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमेटिड, टू सिस्टर क्रोमेटिड अपीयर हो गए। कोई डाउट है किसी को, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहला इवेंट क्या है, बेटा ये दिखेगा नहीं है सब, ये दिखता नहीं है, सबसे पहला इवेंट यही है, ये फर्स्ट इवेंट है। यस, क्रोमोसोम कंडेंस होना क्या है, फर्स्ट इवेंट मानते हैं हम लोग। यस, अब क्या होगा, अब बताओ, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, मूव टू अपोजिट पोल। यस, सेंट्रोसोम कहां मूव किया, अपोजिट पोल पे मूव किया। अगर सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करेगा तो उससे क्या आएंगे, फिर स्पिंडल फाइबर आएंगे, स्पिंडल फाइबर अराइज। यस, लास्ट इवेंट क्या है, देखो लास्ट इवेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके बाद क्या होगा, जिसे हम एंड ऑफ प्रोफेज में देखेंगे, एंड ऑफ प्रोफेज में ये सब टूट जाएगा। कौन कौन टूटता है, देखो, ईआर टूट गया, गोल्जी टूट गया, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। न्यूक्लियोलस क्या हो गया, ये सब डिसअपियर हो गया। यस, और अगर आपसे कोई कहे लास्ट इवेंट बताओ, लास्ट इवेंट है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट कर देती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। फिर से देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो, इधर देखो सारे, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, क्रोमेटिन, सही है, उलझा हुआ है, कैसा है, उलझा हुआ, उसको हम क्या लिख रहे हैं, इंटरवाइंड। फिर वो थोड़ा सुलझता है, क्या लिखोगे, अनटेंगली। फिर क्या होगा, क्रोमोसोम दिखेगा, किसके साथ, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ गए, ये क्रोमोसोम आ गए, सही है।
क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, सेंट्रोसोम, ये और ये, क्लियर है। इस पे क्या आ रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट में जाकर ईआर टूट जाएगा, गोल्जी टूट जाएगा, न्यूक्लियोलस दिखने नहीं लगेगा। सबसे लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगते हैं। मैं एक चीज रिपीट कर देता हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में पूरी नहीं टूटती, थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है। अगर आपसे कोई कहे कि आपको यह पहचानना है कि प्रोफेज स्टार्ट हो गया तो क्रोमोसोम दिखने लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यह मेन फीचर है। दूसरा, स्पिंडल फाइबर आए हैं पर क्रोमोसोम से नहीं जुड़े अभी तक, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी। स्टार्ट ऑफ प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंस होगा, क्रोमेटिन कंडेंस होगा। एंड ऑफ प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट कर देगी। बाकी मिड में आपके पास सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। क्लियर है। पहला सवाल, क्या क्रोमोसोम पर स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं अभी, नहीं। दूसरा सवाल, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से टूट गई है, नहीं। ये अगले फेज में होगा। क्लियर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल सवाल पूछेगा। क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमेटिड दिखने लग जाएंगे। जो हम G2 फेज में क्रोमोसोम बनाते थे ना, जैसा वैसा एक्चुअल में क्रोमोसोम कब दिखता है, प्रोफेज में। कोई डाउट। सुन मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा, ये डाउट रहता है बच्चों को, ऑनलाइन में नहीं बताते हैं इसको कैसे। बैठ जा बच्चे, मैं जो बता रहा हूं सुन। देख, एक मिनट देना बस पहले। ये आपके पास न्यूक्लियस है, इधर प्लीज कृपया ध्यान देंगे, ये न्यूक्लियस है। अब क्या है बेटा, ये मान ले ER है, ठीक है। इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो जब किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, डिसइंटीग्रेट। तोड़ने को क्या लिखते हैं, डिसइंटीग्रेट। यस, सही है। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं, ER की, गोल्जी की। अब मेरी बात सुनो, यहां पर ये क्रोमेटिन है, यहां पर ये वो डार्क एरिया है जिसको न्यूक्लियोलस कहते थे। जब ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने लगेगा ऐसे अंदर, तो वो डिसअपियर हो जाएगा। समझो, तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, ER और गोल्जी डिसइंटीग्रेट होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियोलस क्या था, सिर्फ एरिया था। सही है। कपड़े पे दाग गायब होता है कि टूटता है, गायब होता है, तो डिसअपियर हो रहा है। ये चीज डिसअपियर होगी और ER गोल्जी बॉडी टूटेगा, ठीक है। टूटने के बाद वो भी डिसअपियर ही होगा, पर वो प्रॉपर टूटेगा। और टूट के वो क्या बना देता है, जब आप इसको तोड़ोगे ना, तो ये छोटे छोटे वेसिकल बना देता है। ये देखो, आप हमेशा याद रखो, कोई मेम्ब्रेन टूट के ऐसे नहीं रह सकती, उसको गोल स्ट्रक्चर बनना ही पड़ेगा। याद करो, जब हमने लिपिड बाइलेयर पढ़ी थी तो हमने कहा था उसको गोल बनना ही पड़ता है। तो वो टूट के गोल बन जाती है, पर वो इतना छोटा है ना, वो दिखता ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ER गोल्जी बॉडी टूट गया। टूट के किस फॉर्म में स्टोर हो गया, वेसिकल की फॉर्म में। बाद में जब ये वेसिकल जुड़ेंगे ना, ये दोबारा ER बना सकते हैं। मान लो मैं इस वाले वेसिकल को इसके साथ इन तीनों को जोड़ दूं तो ऐसा बन जाएगा। सही है। एक्चुअल में ये चल रहा होता है असल में। किसको डाउट है, पूछो आप। और है बेटा, ये देख तू समझना, मान ले ये चीज है, इसने गोल गोल वेसिकल बना लिए। अब कोई चीज इतनी छोटी है दिखेगी थोड़ी, उसे डिसअपियर बोलते हैं। डिसअपियर और किसे बोलते हैं, डिसअपियर होता है एक तो चला गया, एक इतना छोटा हो गया वैसे नहीं दिखेगा। सही है। पर ये टूट टूट के डिसअपियर होता है, और ये तो इसलिए डिसअपियर हो गया कि वहां डीएनए बचा ही नहीं। एक्चुअल में न्यूक्लियोलस रह के सारे, न्यूक्लियोलस कोई ऑर्गेनल नहीं है प्रॉपर तरीके की। वहां जो डीएनए है उसने RNA बना रखा है। अब वहां से डीएनए हट गया तो वहां कुछ बचेगा ही नहीं। समझ आ रहा है। बोल भाई, सो रहा है बैठ के, जग रहा है, सो रहा है, ठीक। दुख में क्यों बोल रहे, तो अच्छी बात है जगना, नहीं। हाँ, बना लो बेटा। डीएनए डबल हुआ है S में, और G2 में डबल ही है, इसका ये मतलब है। S में डबल हुआ था और G2 में क्या 4C ही है ना। हाँ, तो एनसीईआरटी ऐसे स्टार्ट कर रही है, डीएनए S और G2 में डबल हो चुका था, अभी भी वो उलझा हुआ है, पहले सुलझेगा,
फिर वो कंडेंस होना स्टार्ट करेगा। क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। ठीक है? क्या किसी तरह की कोई प्रोटीन एम फेज में नहीं बनेगी क्योंकि न्यूक्लियोलस नहीं है। लेकिन क्या पहले बनाई थी हमने? हाँ बनाई होंगी, G2 में बनाई थी। सही है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है और पूछो। हाँ बेटा, बोल बोल। ठीक है, ठीक है। कुछ जाते हैं और कुछ लोकेशन पे। यस, ठीक है। नहीं, एक्चुअल में एम फेज में सेल डिवाइड करता है। जब डिवीजन पूरी हो जाती है तो जीवन में होता है। मेरी बात तो सुन ध्यान, डिवीजन पूरी होने के बाद कहां होता है वो? जीवन में। अब एक सेल है जो डिवाइड नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठ गया उसी साइज में। अब उसे मैं एम पे तो बोल नहीं सकता क्योंकि डिवीजन उसमें पूरी हो चुकी है, तो मुझे उसको बाय डिफॉल्ट जीवन में बोलना पड़ेगा। जीवन रिजल्ट है ना एम का। कोई भी फेज, कोई भी अगली फेज पिछली फेज का रिजल्ट हो सकती है। तो एम फेज का रिजल्ट जीवन फेज के 2 सेल है। तो अगर मान ले कोई सेल जिसको हम जी नोट कह रहे हैं, तो ये जानना चाहता है वो एम में क्यों नहीं मानते उसको? क्योंकि वो सेल डिवाइड करके बन चुका है, अभी बनने के बाद वो जी नोट में गया। ऐसा नहीं था कि मान ले अगर वो एम से ही जाता तो क्रोमोसोम दिख रहे होते, उसमें तो क्रोमेटिन दिख रहा है। पहला प्रूफ क्या है? उसमें क्रोमेटिन दिख रहा है। तो फिर किसमें मानूंगा? या तो जीवन में एस और जी2 में। दूसरा प्रूफ क्या है कि उसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो 2C है, तो अब तो जीवन में मानूंगा मैं उसे। पर वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैंने भाई अगर जीवन में रहना है तो तुझे ग्रो करना पड़ेगा, तो फिर मैं मानूंगा कि उसने जीवन छोड़ दिया। तभी कह रहे हैं ना एग्जिट जीवन। सही है? ठीक है, और पूछ, और बोलो बेटा। तो डरते बहुत हो। हाँ बेटा, बोल। जीवन, देख कोई चीज परमानेंट होनी है तो पहले ग्रोथ तो करे। छोटे सेल को परमानेंट करके क्या फायदा होगा? तो जीवन पूरा करेगा उसके बाद परमानेंट होता है। ठीक है? अगर तेरे को मैं कहूं कि तेरे पास से क्वेश्चन आ जाएगी परमानेंट सेल किस फेज में होता है, 4 फेज दे रखे हैं, एम, जीवन, एस, G2, तेरे को और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जीवन मार्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर तू मुझसे कहेगा कि इस परमानेंट सेल जीवन फेज में, मैं नहीं दूंगा आंसर ये। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? ये डिपेंड की क्वेश्चन क्या है। सही है? पर किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा कि परमानेंट सेल जीवन फेज में होता है। चलिए आगे चलेंगे। लास्ट इवेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना स्टार्ट हो जाना। एंड ऑफ प्रोफेज में ये सारी चीजें हो रही हैं। ईआर टूट रहा है, गोल्जी टूट रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है। उसमें भी सबसे लास्ट क्या हो रहा है? उनमें भी सबसे लास्ट क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना। हो गया भाई? लिख लिया है? एस्टर किसे कहते हैं? एक सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल को सेंट्रोजोम, उसके चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल लगा हुआ है, वो याद कर, 13 प्रोटोफिलामेंट वाला, उसको एस्टर कहते हैं। अब वही माइक्रोट्यूब्यूल आगे बढ़ जाते हैं, वो स्पिंडल बनाता है। स्पिंडल बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, काफी सारे माइक्रोट्यूब्यूल का स्पिंडल बनता है एक्चुअल में। नॉर्मल सेल को सोमैटिक सेल कहते हैं। हमारे स्किन सेल सोमैटिक सेल है, सही है? हेयर सेल सोमैटिक सेल है। और जो सेल टेस्टिस और ओवरी में होते हैं उन्हें जर्म सेल कहते हैं। क्या बोलेंगे? जर्म सेल्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 प्रकार के सेल होते हैं। वो क्या काम करते हैं? एक सोमैटिक सेल होते हैं और एक जर्म सेल होते हैं। प्लांट के केस में सोमैटिक सेल वर्ड यूज नहीं करते, वहां पर जो हम शब्द यूज करते हैं वो वेजिटेटिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल या वेजिटेटिव सेल, या और हम बोल सकते हैं मदर सेल। जैसे
हम बोल सकते हैं क्या नाम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल, ऐसे। तो प्लांट के केस में वेजिटेटिव सेल यूज करेंगे, एनिमल के केस में सोमेटिक सेल यूज करेंगे जिनमें माइटोसिस होती है। देख, क्रोमेटिन धागा है, मेरी बात सुन, ये धागे को क्रोमेटिन कह रहे हैं, और ये जो क्रोमोसोम है ना बेटा, ये क्रोमोसोम है, इस पर ये आ गया, ये क्रोमेटिड है। ये क्या है? क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड कंडेंस फॉर्म है किसकी? क्रोमेटिन की। ठीक है, चलें आगे। एनसीईआरटी रीड करो प्रोफेसर, सारे पढ़ो ना यार। हाँ, एस्टर क्या है? पहले तो एक सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल, उसके चारों तरफ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल, वो एस्टर है। जब उससे स्पिंडल फाइबर आ जाते हैं ना, जैसे ये एस्टर है, अब इससे स्पिंडल फाइबर आ गए, और इस एस्टर से ये स्पिंडल फाइबर आ गए, अब इसे स्पिंडल अपरेटस बोल देते हैं। याद करो, कुछ स्पिंडल अपरेटस पढ़ा था। ठीक है, लिख लिया, जल्दी करो, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो। हाँ, क्या चीज? अनटेंगलिंग का मतलब सुलझना, अपने आप होने लगता है यार, कोई दिक्कत नहीं उसकी। और बोलो। देख, अगर एंजाइम है तो किसी तरह की प्रोटीन काम करती है, पर तेरे सिलेबस में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बोलो भाई, नेक्स्ट। हाँ, अलग सारे, इवन दो सोमेटिक सेल का अलग होगा, स्किन सेल का और हेयर सेल का अलग होगा। सोमेटिक सेम होगा, सेम होगा ना, सिमिलर का मतलब दोनों स्किन सेल है, तो फिर सेम होगा। पर स्किन सेल लिवर सेल का अलग होगा। ठीक है, पर है दोनों सोमेटिक। चलिए भाई, लिख लिया। हाँ, ड्यूरेशन अलग होगी। यही चीज हमने कुछ ऐसा लिखा है, पर इसकी आपको नीड नहीं है। ये समझ में आ गया सबको? टूटना, डिसअपियर। चलिए आइए, ये डायग्राम पे एक बार नजर मारते हैं। देखो जरा, आपको यहाँ पे फर्क दिख जाएगा। यार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही सी दिख रही है, और अभी ये कंडेंस हो रहे हैं, देख रहे हो? यहां पर आपको क्रोमोसोम दिख गया है, और जल्दी से देखो जरा, क्या यहां पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती हुई नजर आ रही है सबको? पर पूरी तरीके से नहीं टूटी है। तो ये मेरे पास कौन सा प्रोफेज है? लेट प्रोफेज। ये मेरे पास अर्ली प्रोफेज। समझ आ रहा है? बोलिए। ठीक है, अर्ली और लेट में फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, अगर क्रोमोसोम पूछा जाए तो मिड से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, लेट में भी दिखेंगे ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, आइए। ऐसे क्रोमोसोम जो माइटोसिस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे क्रोमोसोम जो मियोसिस में इन्वॉल्व होंगे, उसको मियोटिक क्रोमोसोम बोल दे। पहली बात तो क्रोमोसोम, इधर सुने सारे बच्चे, पहली बात तो क्रोमोसोम मीरा, मियोसिस और माइटोसिस के दिखेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्रोमोसोम सेल डिवीजन में दिखते हैं। अगर तू माइटोटिक क्रोमोसोम कह रहा है तो इसका मतलब वो सेल क्या कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है। अगर तू मियोटिक क्रोमोसोम का लिख रहा है तो सेल क्या कर रहा है? मियोसिस कर रहा है। सिंपल लॉजिक है। आ जाओ, क्या क्या कहानी है भाई? फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इंटरफेज में डबल हो गया था, है ना? सही है। अब ये डीएनए कह रहा अलग अलग नहीं था, डिस्टिंक्ट नहीं था। ये देखो कैसा था, इंटरवाइंड था, अलग अलग नहीं था, उलझा हुआ था। प्रोफेज इज मार्क बाय द इनिशिएशन। मार्क का मतलब होता है शुरुआत हुई है, इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। यहां क्रोमोसोमल मटेरियल का मतलब है हमारे पास क्रोमेटिन। ये क्रोमोसोमल मटेरियल का क्या मतलब है? क्रोमेटिन। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल। अनटेंगल समझ में आ रहा है? थोड़ा सा सुलझेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, उस वक्त कंडेंस होते होते थोड़ा सुलझ के कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा। द सेंट्रोजोम, जो कब डबल हुए थे? एस फेज में, है ना? वो कहां मूव कर रहे हैं? अपोजिट पोल पे। कहां चले गए? अपोजिट पोल पे चले गए। तो सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कंप्लीशन में देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले क्रोमोसोमल मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो गया है? कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम पे। और ये चीज याद रखना है कि आपको दो क्रोमेटिड दिखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए दो क्रोमेटिड प्रोफेज से दिखना स्टार्ट करते हैं, यस 100%। ठीक है, दूसरा, सेंट्रोजोम जो डबल हुए हैं,
ड्यूरिंग इंटरफेस बिगन्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब हर सेंट्रोसोम से रेडिएट आउट का मतलब होता है ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल बाहर आ रहे हैं, उसको अपने ने क्या बोला है, एस्टर। द टू एस्टर मतलब अलग अलग पोल पर जो दो एस्टर है, जैसे एक हमारे पास यहां है, एक इस पोल पर एस्टर है और एक इस पोल पर एस्टर है, दो एस्टर टुगेदर स्पिंडल फाइबर, उसको हम क्या बोलेंगे, माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल अपरेटस। समझ में आ रहा है, एक एस्टर यहां एक एस्टर यहां, वहां से स्पिंडल फाइबर निकले अभी, उसको हम क्या बोलेंगे, माइटोटिक अपरेटस। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज viewed under the microscope do not show Golgi, ER, nucleolus and nuclear envelope। क्लियर है, सही, ठीक। हाँ, अब आ जाते हैं हम किसमें, मेटाफेज में। ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना सारे। क्लास 11th की बात बता रहा हूं मैं, बायो की। क्लास 11th में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बायो में, तो क्या हुआ, एक चैप्टर था, ह्यूमन फिजियो चल रही थी, एंडोक्राइन मैंने खुद बैठ के पढ़ा और बहुत टाइम लगा, पर लाइनें समझ ली। फिर जब क्लास में कराया तो वो ठीक हो गया, सही समझ में आ गया, और जब उसका टेस्ट आया उसमें फुल आ गए, जबकि हम उन स्टूडेंट्स में आ रहे थे जिनको ज्यादा समझ नहीं आ रही थी 11th में, बता रहा हूं। उससे क्या फायदा हुआ, पहली बार समझ में आया कि पढ़ा कैसे जाता है, समझो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये। दूसरा ये समझ में आया कि क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, सही है। उसके जस्ट बाद मैंने फिर ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, मुझे ये भी याद है, और ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा अपने आप समझ में आने लगा, चीजें पढ़ के समझ के जोड़ जोड़ के। सेम चीज अगर आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें आपको हल्की सी भी दिक्कत है, मेक श्योर आप एक बार अप्लाई करके देखो। उससे क्या होगा, जब आपको वो सब्जेक्ट का वो पर्टिकुलर चैप्टर आ जाएगा, अगल बगल में दो चार को डाउट बताओगे, सही है, उसकी एक अलग खुशी होती है। समझ आ रहा है, और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार इसमें मजा आता है, जब हमें कुछ आता है और औरों को नहीं आता, इसमें असल में मजा आता है। ठीक है, मजा इस चीज का नहीं है कि मुझे सारा आता है, मजा इस चीज का है कि मुझे औरों से ज्यादा आता है। मेरी बात समझो, यहां पर कोई खुशी नहीं है मुझे 720 मिलने चाहिए, मुझे खुशी ये है कि मेरे औरों से ज्यादा, मैं हमेशा बिलीव कर रहा हूं इस बार 720 की कम खुशी है, अगर पिछली मान लो 715 होते और औरों से ज्यादा होते तो ज्यादा वैल्यू होती उसकी। मेरी बात समझ में आ रही है, तो मजा 500 पर भी है, पर मुझे एम्स मिल रहा हूं, समझो इस बात को। तो मेक श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका थोड़ा वीक बैकग्राउंड है पढ़ाई को लेकर, वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जहां वीकनेस फील हो रही है, किसी एक दो चैप्टर में ये चीज करो, ठीक है। उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा आपको, हो सकता है आप 2 दिन, एक दिन बहुत ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड करो अचानक से, पर जब वो एक बार होगा ना, तो बाकी चैप्टर में अप्लाई कर पाओगे। रियल तो ये होता है, ये रियल उन बच्चों के लिए होता है जो खुद को एवरेज मानते हैं। बाकी जो क्लास 12th में बचपन से जिसको बेटा सब कुछ आता था, तो उसके लिए तो कभी ये प्रॉब्लम थी नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये उनके लिए प्रॉब्लम है जिनको 10th 11th में जाकर अचानक से घर में बोल दिया गया कि साइंस ले लो अब, है ना, तुम्हारा गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, या ऐसी कोई फर्जी टाइप की कहानी सुना दी गई। समझ में आ रहा है, या उसने खुद ही सोच लिया किसी को देख के। तो प्लीज कोई प्रोसेस फॉलो कर लो, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे 1-2 महीने के बाद इस रेस से बाहर हो जाएंगे, मैं श्योर हूं इस बात को लेके। ठीक है, तो प्लीज इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। पहला क्या है, हम बात कर रहे हैं मेटाफेज में। देखो, जो किसी एक फेज का लास्ट इवेंट था, दूसरे फेज का पहला इवेंट हो सकता है, तो उसका लास्ट इवेंट क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना। तो यहां पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। मैं यहां पर डिसइंटीग्रेशन इसलिए लिख रहा हूं कि बिल्कुल वो वेसिकल जैसा हो जाएगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस और नो। उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सारे के सारे कम इन साइटोप्लाज्म, सारे के सारे क्रोमोसोम अब साइटोप्लाज्म में आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो एक चीज समझनी पड़ेगी आपको,
जब तक क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा स्पिंडल फाइबर उससे अटैच नहीं होगा। समझ में आया? अब सारे के सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए। अब क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, क्रोमोसोम ने स्टार्ट करी थी कंडेंसेशन। स्टार्ट करी थी कंडेंसेशन कब? प्रोफेज में। कंडेंसेशन कब स्टार्ट करी थी? प्रोफेज में। अब यहां पर आकर वो पूरी तरीके से फुली कंडेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम फुली कंडेंस, फुली कंडेंस कब होगा? मेटाफेज में। अब देखें बेटा ध्यान से, मेरे पास ये क्रोमेटिन है, ये देखो बच्चे सारे, ये क्रोमेटिन है। आपको प्रोफेज में जो क्रोमोसोम दिख रहा था वो ऐसा कुछ दिख रहा था, मेरी तरफ देखें ध्यान से सारे बच्चे। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम दिख रहा था कुछ ऐसा दिख रहा था जिसपे ये सिस्टर क्रोमेटिड थे। अब ये जो है, अब जो दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मुझे बताओ, अब ये ज्यादा आसानी से माइक्रोस्कोप में दिखेगा क्योंकि ये थोड़ा मोटा है, मतलब ज्यादा थिक है। तो ये प्रोफेज जो है बेटा, ये प्रोफेज है और ये क्या है? मेटाफेज है। तो मेटाफेज में ये क्या हो गया? कॉम्पैक्ट है, मोस्ट कंडेंस है या मोस्ट कॉम्पैक्ट है। यस, इसीलिए कहते हैं कि क्रोमोसोम को देखने के लिए सबसे बढ़िया स्टेज है मेटाफेजिक क्रोमोसोम। सही है? इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि बेस्ट फेज, देखो जब हम बाहर का पढ़ाते थे तो ध्यान से सुनना मैं जो बताऊंगा, बेस्ट फेज टू काउंट नंबर, ये बाहर का, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं साइज और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी देखने के लिए ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये बेस्ट फेज है कि मैं क्रोमोसोम की क्या देख सकूं बेटा? मॉर्फोलॉजी देख सकूं। ये समझ में आ रहा है? अब ये देखो, ये टूट रही है, ये टूट जाएगी, ये क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। यस, सही है। और क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? फुली कंडेंस। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है कि नंबर काउंट करने के लिए, साइज काउंट करने के लिए, मॉर्फोलॉजी देखने के लिए बेस्ट फेज कौन सी है? मेटाफेज है। अब देखो आपको क्या करना है, अब क्रोमोसोम पर आपको स्पिंडल फाइबर अटैच करने हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, क्रोमोसोम कहां आ गया? साइटोप्लाज्म में आ गया। अब क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। सही है? फिर क्या हो जाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड अलग करने हैं मुझे वो, पर अभी मैं फिर किस में लाऊंगा? इनको सेंटर पे लाऊंगा। अब देखो, ये इस पर मेरे पास, ये देखो, ये सारे देखना एक बार, ये मेरे पास क्या है बताओ? सेंट्रोमियर। इस पर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, काइनेटोकोर। अब इस काइनेटोकोर पे जाके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। यस, ऐसा। ठीक है, आपके पास रियल सिचुएशन ये होगी कि मान लो ये क्रोमोसोम है जिसपे सिस्टर क्रोमेटिड है, ये इसका क्या है? सेंट्रोमियर है। इस सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप काइनेटोकोर है, ये डिस्क शेप है, डिस्क मतलब ऐसा फ्लैट सा। सही है? और इस पे स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। तो ये मेरे पास देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा? सेंट्रोमियर। ये क्या है? काइनेटोकोर। यस, इसकी बात करेंगे अभी। तो अभी पहले इतना लिख लो, अगली स्लाइड पे चलते, पहले लिख लो इतना। जल्दी करेंगे, फास्ट। बेटा कोई चीज कंप्रेस होना उसको कंडेंस होना कहते हैं। हो गया? कंडेंस होना, कंप्रेस होना, कॉम्पैक्ट होना एक ही बात है। धागे को कंडेंस करके इकट्ठा कर सकते हैं। सही है? नहीं नहीं, तू समझ नहीं रहा है।
धागा खुला हुआ मुश्किल से दिखेगा, जब कंडेंस करेंगे तो थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तब दिख रहा है। इकट्ठा आएगा तो मोटा हो जाएगा, इसलिए दिख रहा है। ठीक है, मान लो कोई धागा पूरे बोर्ड पे फैला हुआ है, नहीं दिख रहा है, लेकिन एक साथ आएगा तो दिखेगा। हो गया, लिख लिया? जल्दी कर भाई। इस वीक में करना है इस चैप्टर को, ठीक है? हाँ, पूरा कंप्लीट अच्छे से, क्वेश्चन बना के। कंप्लीट का मतलब क्वेश्चन बना के। इसके बाद सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजिकल। बेटा आपको अगर अपना प्लानर नहीं पता तो प्लानर वही फॉलो होगा जो ऑनलाइन वाला है। सीक्वेंस बाय बॉटनी और जूलॉजी में वही फॉलो होगा जो ऑनलाइन में पड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल होगा फिर, क्योंकि जब टेस्ट सीरीज कराएंगे तो कॉमन कराएंगे ना। ठीक है? हाँ, ये तुम्हें नहीं समझ में आती, हमें पता है ये बात। जितने ज्यादा बच्चे उसमें रहेंगे उतना आपको रैंक पता चलेगी ना। एमडी सर का सर्कुलेशन वो चल रहा है, बॉडी फ्लूइड्स खत्म हो गया, एक्सक्रीशन चल रहा है। अच्छा, स्टार्ट होगा, ठीक है। एमडी सर बहुत तेज पढ़ाते हैं यार। हाँ, कर उल्टा बोल कुछ, मैं बताऊंगा उन्हें, बोल के दिखा, मैं बताऊंगा उनको। हाँ, नहीं मेरे से पहले होगा ही बेटा, उनका चिंता ना कर, हमेशा होगा। देख मुझे क्या करना होता, मैंने एक मूवी देखी थी, तुमने भी शायद देखी होगी, वो देखी किसी ने, धमाल? हाँ, उसमें कहता ना मैं हमेशा आगे क्यों आ जाता हूँ। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है, वो जूते के फीते बांध रहा होता है, तो बगल वाला पूछता है तुझे क्या लगता है तू शेर से तेज भाग लेगा? कहता नहीं, मुझे तुम तीनों से तेज भागना है। समझ इस बात को। तो मुझे पहले खत्म नहीं करना, पर मुझे अपने बैच में बाकी लोगों से पहले खत्म करना है। समझ, मेरा बस सिंपल सा रूल है। ठीक है, फिजिक्स वालों से और केमिस्ट्री वालों से पहले खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा गाली वो खाता है जो सबसे लास्ट खत्म करता है, सेकंड लास्ट भी नहीं है। सर्वेश सर का तो सबसे पहले खत्म, अभी तो सर्वेश सर आए नहीं ना, वैसे तो नॉर्मली फिजिकल पहले खत्म होती है। नहीं, सर्वेश सर आएंगे तब तक तो फिर पता नहीं। स्पिंडल फाइबर अभी अटैच होगा, जस्ट मेटाफेज में करें अटैच। लिख लो एक बार बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, क्रोमोसोम कहां आ गए? साइटोप्लाज्म में। ठीक है? हाँ बेटा। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट के वेसिकल की फॉर्म में पड़ी रहेगी। हाँ हाँ, पूरी तरह से टूट, प्रोफेज के लास्ट में स्टार्ट होता है, यहां टूट जाती है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है ना, हम क्लियर लाइन नहीं बना सकते। लाइन कैसे बनाएगा? बोल बेटा। हो गया? अब मुझे इसको क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले ध्यान सुनेंगे बेटा, ऑन सेंट्रोमियर कोई लिख रहा था, लिख लिया? यार तुम कितना धीरे लिखते हो भाई, जल्दी लिखो। तुम क्या करते हो, सिर्फ उतारते हो लिखते वक्त उसे, ऐसे ऐसे समझ के लिखोगे जल्दी लिखा जाएगा। लाइन भी वहीं ड्रॉ करते हो जहां बनी हुई है। नहीं है, ये ऑनलाइन की हैबिट है, खराब है तुम्हारी। है, कौन क्या करता है? हाँ, कलर वो भी मैं कह तो रहा हूं, तुम्हारी ही नहीं है बेटा। जब एमडी सर के नोट्स जैसे है ना, कुछ टीचरों ने जब पढ़ाना शुरू किया उनके नोट से, वो कलर भी सेम यूज कर रहे थे। ऐसे बैचेस भी हैं। एक टाइम आएगा फिर क्या होगा कि
ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि किसने पहले पढ़ाया। मेरा नहीं, मेरे तो हर साल बदल जाता है। देख दिक्कत क्या है, मेरे में सीक्वेंस सेम आएगा, 90% कंटेंट सेम आएगा, पर एग्जैक्ट सेम कभी नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि क्या है कि हम पढ़ाते वक्त डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी बैच में कुछ डिस्कस किया तो उस पर ज्यादा बता दिया, पर लगभग सारा आ गया। एमडी सर का सेम आता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे से भी ज्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि उनको पता है कि यहां मैं ये बनाऊंगा तो ये फिट हो जाएगा, फिर उसके बाद वहां ये बनाऊंगा, उनको पता है पूरा। ठीक है, तो वो चीज है। और बहुत सारे टीचर्स उनके एग्जैक्ट नोट्स कॉपी करते हैं, ये भी सच है। कुछ टाइम के बाद ये होगा कि ऐसा लगेगा एमडी सर ने कॉपी किया है, इतना कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आज से 4-5 साल बाद कंफर्म। इधर आ जाओ, देखो अब हम क्या करेंगे, इधर देखो बेटा सारे, इधर देखो। ये हमने बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ऑन सेंट्रोमियर क्या दिखेगा बताओ, ऑन सेंट्रोमियर क्या दिखेगा, ऑन सेंट्रोमियर काइनेटोकोर अपीयर होगा बेटा। काइनेटोकोर क्या है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप प्रोटीनियशियस स्ट्रक्चर है। किसका बना है, प्रोटीन का बना है, स्ट्रक्चर अपीयर। सही है, ठीक है, इस पर स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। एनसीईआरटी पढ़ के कई बार ऐसा लगता है कि ये जो काइनेटोकोर है इसको स्पिंडल फाइबर ने बनाया, ऐसा लगता है पढ़ के। ठीक है, पर एनसीईआरटी कुछ क्लियर नहीं है इस बात में बोलने के लिए, तो हम लोग लिखवाते नहीं है। तो सेंट्रोमियर पर इधर देखेंगे, मेरे पास ये क्रोमोसोम है, इसके सेंट्रोमियर पर ये हमने सेंट्रोमियर बना दिया, इस पे क्या आ रहा है हमारे पास, काइनेटोकोर आ रहा है। क्या आ रहा है ये, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर अपीयर हो गया। अब ये जो काइनेटोकोर आया है ये कुछ डिस्क शेप है, इस पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। अब क्या होगा बेटा, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर किसका बना हुआ है, ट्यूबुलिन का, माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का। ठीक है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इसकी बात कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर की। वो अटैच होगा किस पर, अटैच ऑन काइनेटोकोर। यस, अब क्या होगा बेटा, अब जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सब सेंटर में आ जाएंगे। कम एट सेंटर ऑफ स्पिंडल फाइबर, इसको हम लिख सकते हैं कम एट स्पिंडल इक्वेटर। इसको हम क्या लिखेंगे, स्पिंडल इक्वेटर पर। इक्वेटर सबको पता है, देखो इधर, देखो इधर सारे, बोर्ड पे ध्यान दो। ये सेल है, इधर देखो सारे बोर्ड की तरफ, ये सेल है, ये सेल का इक्वेटर है। अगर इसी सेल में ये स्पिंडल फाइबर बने हुए हैं तो इसका इक्वेटर और सेल का इक्वेटर सेम होगा। अगर किसी कोशिका में, सेल में स्पिंडल फाइबर ऐसे बना हुआ है तो इसका इक्वेटर ये है, सेल का इक्वेटर ये है। क्रोमोसोम हमेशा स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर पे आते हैं। मेरी बात समझ में आई, सेल एक सर्कल है, उसका इक्वेटर ये है, स्पिंडल फाइबर पूरे इसमें रहता है, उसका इक्वेटर ये है। लेकिन क्रोमोसोम हमेशा किसके इक्वेटर पे आते हैं, स्पिंडल के, क्योंकि स्पिंडल सेल में है तो वो सेल के इक्वेटर पर भी आ रहा है। लेकिन अगर किसी कारण से स्पिंडल फाइबर साइड में बने हो, समझ आ रहा है, तो स्पिंडल इसके सेंटर पे आएगा, सेल के सेंटर पे नहीं आएगा। इसका एग्जांपल है पॉलन ग्रेन जब बनता है, माइक्रोस्पोर डिवाइड होता है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में, वहां पर एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं। स्पिंडल फाइबर दो प्रकार के होते हैं, ये सिमेट्रिक है और ये वाला एसिमेट्रिक है। क्रोमोसोम किसके इक्वेटर पे आता है, सेल के या स्पिंडल फाइबर के, स्पिंडल फाइबर के। तो अगर स्पिंडल फाइबर पूरे सेल में है तो ऐसा लगेगा कि क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आया, लेकिन अगर स्पिंडल फाइबर कहां आ गया, साइड में आ गया, समझ में आया, तो उसमें क्या होगा, ऐसा लगेगा कि स्पिंडल फाइबर थोड़ा साइड में है, तो वो क्रोमोसोम सेंटर पे नहीं आया। ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ, दोबारा बोल। प्रोटीन का बना है काइनेटोकोर, भाई स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। ठीक है, काइनेटोकोर ट्यूबुलिन प्रोटीन का नहीं है। अब आगे देखो, सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर पे आ गए, तो तुम्हारे पास ये स्पिंडल फाइबर है ऐसे, यस,
ये तुम्हारे पास क्रोमोसोम्स हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है, ये इस पे काइनेटोकोर है डिस्क शेप, हर क्रोमोसोम पे 2 काइनेटोकोर दिख रहे हैं सबको, और इस पर जाकर ये स्पिंडल फाइबर जुड़ गया है, सबको दिख रहा है, इस पर जाकर ये स्पिंडल फाइबर ऐसे जुड़ गया। अब ये जो है ना बेटा, ध्यान से सुनो, ये जो है ना ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर पे और सेल के इक्वेटर पे, इधर देखेंगे सारे, इधर देखो मेरी बात सुनो, ऐसे समझो इसे। सबसे पहले ये डायग्राम 2D में बना हुआ है, यदि ये 3D में होता, ध्यान से सुनना, ये अगर 3D में होता तो कैसे होता कि ऐसे धागे ऊपर से नीचे आ रखे हैं, सही है, कुछ धागा इधर है, कुछ धागा इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है। अगर ये सर्कल है तो धागा यहां भी है, यहां भी है, ऐसे करके ऊपर से आ रखा है। एक क्रोमोसोम ये है, एक यहां है, एक ये रहा, एक ये रहा, इस पर धागा है, नीचे से धागा है, समझ में आ रहा है? तो एक पूरी प्लेट बन गई सेंटर पे, समझ में आया नहीं आया? ये क्रोमोसोम है, इसकी ये 2 आर्म है, ये लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, इस पर धागा यहां जुड़ा हुआ है, एक क्रोमोसोम यहां, एक धागा यहां पर है, ये पूरा एक सर्कल है, सेल एक स्फीयर है मान लो, तो एक क्रोमोसोम यहां धागा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो पूरी की पूरी एक प्लेट बन गई, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोल रहे हैं? इक्वेटोरियल प्लेट, सही है। तो हमारे पास क्रोमोसोम क्या है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे, कोई ऐसे है, पर सारा का सारा क्रोमोसोम ऐसे लगा हुआ है, कोई ऐसे नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, मतलब सब ऐसे है, जैसे इसकी 2 आर्म यहां है, कोई इधर है, कोई इधर है, पर कोई नीचे की तरफ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस प्लेन को, मतलब इस प्लेन पर जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट है, इसे हम मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं स्पिंडल फाइबर की। मेटाफेजिक प्लेट क्यों बोलते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं। आप ऐसा मानो एक सर्कल है पूरा, धागे ऊपर से आ रहे हैं, तो इस धागे से यहां जुड़ा है, इस धागे से यहां जुड़ा है, और सभी का सभी क्रोमोसोम एक ही ऐसे उसमें है, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन गया, सही है? ये समझ में आ रहा है? सारा का सारा किस में आ गया? सेंटर में आ गया। क्लियर है? हाँ बेटा। 2, एक क्रोमोसोम पे 2 काइनेटोकोर और 2 स्पिंडल फाइबर होते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोमल फाइबर। ये किसका नाम है? स्पिंडल फाइबर का। स्पिंडल फाइबर जो किससे अटैच हो रहे हैं? अटैच टू काइनेटोकोर। ये वाली बात समझ में आई? जो काइनेटोकोर से अटैच हैं उस स्पिंडल फाइबर को हमने क्या नाम दे दिया? क्रोमोसोमल फाइबर नाम दे दिया। एक क्रोमोसोम पर 2 धागे हैं, या तो ये बोल सकता है एक सिस्टर क्रोमेटिड पर एक धागा है, क्योंकि एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमेटिड हैं? 2। समझ में आ रहा है? बोलो। अब क्या होगा? हम यहां लिख सकते हैं प्लेन ऑफ अलाइनमेंट किसका? प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर। अलाइनमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट। इज मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, चलिए नोट करो, जल्दी नोट करो। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एक क्रोमोसोम पे कितने धागे जुड़ेंगे? 2। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इतने ही स्पिंडल फाइबर बनते? नहीं, स्पिंडल फाइबर बहुत सारे होते हैं, कुछ तो आर पार चले जाते हैं बिना किसी से अटैच हुए। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, एक चीज जरा ऐसे समझो, इधर देखो सारे, ये क्रोमोसोम बिखरे हुए हैं, अगर बहुत सारे धागे ऐसे नहीं आएंगे तो क्रोमोसोम मिलेगा ही नहीं उसे। ऐसा थोड़ी स्पिंडल फाइबर पे आंख है कि काइनेटोकोर दिख रहा होगा उसे। बहुत सारे धागे ऐसे आ रहे थे जो जहां टकरा गया काइनेटोकोर से जुड़ गया, सही है? पर एक पोल से इस वाले काइनेटोकोर पे जुड़ रहा है, दूसरे पोल से ये, तो हम ये बोल सकते हैं ईच पोल से, हर एक पोल से एक धागा एक क्रोमोसोम पे जुड़ रहा है।
सही है, या हम बोल सकते हैं टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल अटैच टू क्रोमोसोम। टू स्पिंडल फाइबर, समझ में आ रहा है, फ्रॉम अपोजिट पोल, एक क्रोमोसोम पे जुड़ रहा है। ठीक है, लिख लिया, लिखो जल्दी से। एसिमेट्रिक में मेटाफिजिक प्लेट बनेगी, बिल्कुल बनेगी, पर वो सेल का इक्वेटर नहीं है। किसका इक्वेटर है? स्पिंडल का। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि क्रोमोसोम हमेशा किसके इक्वेटर पे आते हैं? स्पिंडल फाइबर के, ना कि सेल के इक्वेटर पे। सही है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सेल का इक्वेटर और स्पिंडल का इक्वेटर सेम है अभी, लेकिन स्पेशल कंडीशन में। वो स्पेशल कंडीशन क्या है? एसिमेट्रिक स्पिंडल। कब बनता है? जब माइक्रोस्पोर डिवाइड होके क्या बनाता है? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। सही है, जल्दी करें। लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं। कि मिनरल कैल्शियम चाहिए, स्पिंडल असेंबली के लिए चाहिए, पर वो स्पिंडल फाइबर किसका होना है? ट्यूबलिन। ट्यूबलिन प्रोटीन आपस में जुड़ के ही स्पिंडल फाइबर बनाती है। देख, ये ट्यूबलिन है, ऐसी बहुत सारी जोड़ूंगा तो माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा, माइक्रोट्यूब्यूल जोड़ूंगा तो स्पिंडल फाइबर बनेगा। तो ये ट्यूबलिन प्रोटीन ही आपस में नहीं जुड़ती बिना कैल्शियम के, तो इनडायरेक्टली स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे चलेंगे भाई। किसको किसको ये समझ में आ रहा है? ये देखो भाई, एक क्रोमोसोम पे दो धागे दिख रहे हैं सबको, हर पे दो काइनेटोकोर दिख रहे हैं। अब ये कहां पर आ गया? मेटाफिजिक प्लेट पर आ गया। ये रही वो इक्वाटोरियल प्लेट। मेटाफिजिक प्लेट, इक्वाटोरियल प्लेट एक ही बात है, क्योंकि अभी सेल का सेंटर और स्पिंडल का सेंटर सेम है। सही है? चलिए इसको देखो, दो तरह के स्पिंडल फाइबर हैं। हाँ भाई, एक तो ये रे सिमेट्रिक हो गया, इसमें क्रोमोसोम ऐसे सेंटर में आ रहा है, यस। और ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है ये साइड में बन रहा है। सही है, और ये क्यों बनता है? कोई वैक्यूल वगैरह आ जाता है तो इसमें जो दो सेल बनते हैं, ध्यान से सुनो, इसमें जो दो सेल बनते हैं वो इक्वल साइज के बनते हैं। डीएनए भी इक्वल डिवाइड होता है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। इसमें ये जो दो सेल बनते हैं, इन दो सेल में साइटोप्लाज्म इक्वल डिवाइड होता है, यस। और जेनेटिक मटेरियल भी इक्वल डिवाइड होता है। जेनेटिक मटेरियल भी इक्वल डिवाइड होता है। इक्वल मतलब सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? सिमेट्रिक स्पिंडल। कैसा स्पिंडल? सिमेट्रिक स्पिंडल। कोई डाउट है? नहीं। ये वाले में हमारे पास एक छोटा सेल बन जाएगा, इसके सेंटर से डिवाइड करेंगे, यहां क्रोमोसोम है, इसको एसिमेट्रिक स्पिंडल कह रहे हैं। इसमें मेरे पास
ध्यान से देखें, ये बड़ा सेल है, ये छोटा सेल है, सही है। तो मेरे पास एक लार्ज सेल बना और एक स्मॉल सेल बना। अब यहां पर क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड हुआ है। साइटोप्लाज्म कैसा डिवाइड हुआ है, अनइक्वल डिवाइड हुआ है। पर जेनेटिक मटेरियल अभी भी इक्वल डिवाइड हुआ है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में तो क्रोमोसोम डिवाइड करना है, तो वो तो स्पिंडल डिवाइड कर देगा, वो इक्वल डिवाइड हुआ है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अगर मैं स्पिंडल फाइबर यहां बना रहा हूं जो सेल के सेंटर पे नहीं है, उससे साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड होगा। लेकिन जेनेटिक मटेरियल कैसे डिवाइड होता है, स्पिंडल फाइबर अभी सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करेंगे, वो तो यहां भी होगा यहां भी होगा। समझ आ रहा है? तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल इक्वल डिवाइड किया है, यहां पर जेनेटिक मटेरियल इक्वल डिवाइड किया है, यहां पर क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म अनइक्वल, ये फर्क आया है। कोई डाउट है? पूछ लो, इसको नहीं आई बात समझ, इक्वल अनइक्वल है बेटा। रिडक्शन डिवीजन होता है जब क्रोमोसोम कम ज्यादा होते हैं, साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में नहीं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एक सेल को खाना ज्यादा देना चाह रहे हैं, दूसरे सेल को कम खाना देना चाह रहे हैं। पर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड होना है ऐसे बीच में से, तो वो इसमें भी हो जाएगा उसमें भी हो जाएगा, दोनों में। मान लीजिए टोटल कितने क्रोमोसोम है, 4 है, तो 4 ऊपर 4 नीचे चले जाएंगे, इसमें भी 4 ऊपर 4 नीचे, मान लो 4 बना दें। समझ में आ रहा है? तो क्रोमोसोम तो दोनों में 4 4 आ गए ना। मेरी बात समझ में? मान लो ये 4 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 4 आ गए, इसमें भी 4 आ गए, तो जेनेटिक मटेरियल इक्वल। क्या अनइक्वल है, साइटोप्लाज्म। ऐसा हम क्यों करते हैं, जब एक सेल को ज्यादा खाना देना हो और एक सेल को कम खाना देना हो। सही है, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, जल्दी करो भाई, एनाफेज लिखेंगे। कौन सा? प्लांट में? प्लांट में क्या होता है, एस्टर नहीं होता। ठीक है, वहां क्या होता है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर स्पिंडल फाइबर अपने आप बनने लगते हैं। मैं लिखवा दूंगा उसको, पहले मैं एनाफेज बता दूं, फिर मैं लिखवा दूंगा। है बेटा? क्या? प्लांट में सेंट्रियोल तो है नहीं, एस्टर बनेगा नहीं, तो प्लांट में हम क्या लिखते हैं, मैं यहां पे नोट में लिख देता हूं। प्लांट में क्या होता है, एनेस्ट्रल होता है। प्लांट में क्या है, एस्टर एब्सेंट है। अगर एस्टर एब्सेंट होगा तो उसको क्या लिखोगे, एनेस्ट्रल। क्या लिखोगे, एनेस्ट्रल लिखोगे। ठीक है, प्लांट में एस्टर नहीं होता। तो स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, न्यूक्लियस के बाहर अपने आप बनने लगते हैं, अपने आप। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। प्लांट में ऐसा होता है क्योंकि वहां सेंट्रियोल नहीं है। असल में क्या बनता है, मेटाफेज में ही है, प्रोफेज से बनना स्टार्ट हो जाता है, मेटाफेज में बन जाता है, लेकिन उसके लिए सेंट्रियोल की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बनने लगता है। अब अपने आप कैसे बनेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़कर स्पिंडल फाइबर बनाने लगती है। असल में क्या है, अकेली ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं दिखेगी, लेकिन जब बहुत सारी ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ जाएगी तब वो दिखने लगती है। तो ऐसा लगता है स्पिंडल फाइबर अचानक से प्रकट हो गए प्लांट में। समझ में आ रहा है? उसमें सेंट्रियोल नहीं चाहिए होता। क्लियर है? जल्दी लिखें। दोनों। वो क्या करते हैं, जब क्रोमोसोम को अटैच करता है तो खींच देता है। पहले बनता है, क्रोमोसोम से अटैच होता है, फिर वो उसको लेकर अलग कर देता है। हाँ, एक मिनट रुक जा। हाँ बोल। हाँ वो यही बनेगा ना, कि छोटे सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं, बड़े एनिमल सेल में तो एग के अंदर होता है पोलर न्यूक्लियर और वो बनता है। ये ये मैंने एक जनरल टॉपिक बताया कि स्पिंडल फाइबर दो तरीके के होते हैं।
है, दूर जाता है बस, फोर्स नहीं चाहिए भाई, वो दूर जाना है बस, क्योंकि वो अलग हो चुके हैं ऑलरेडी। प्लांट में बता रहा हूं, एक मिनट पहले कर लें, मैं प्लांट का लिखवाऊंगा अलग से। क्या चीज नोट में? एनेस्ट्रल, एस्टर नहीं होता। एक मिनट रुको भाई, एनिमल में कितने एस्टर हैं? 2। वर्ड यूज करेंगे एम्फी एस्ट्रल, एम्फीबियन, एम्फी एस्ट्रल। प्लांट में एनेस्ट्रल, एस्टर नहीं होता। ठीक है? क्या चीज? प्लांट वाला पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ कहीं। ठीक है, हेडिंग डालो, एनाफेज में क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, एनाफेज में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कृपया करके बोर्ड पे ध्यान रखें, नहीं पिटाई कर दूंगा एक दो की मैं। एनाफेज में क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड। देखो, एंड ऑफ मेटाफेज में क्या हुआ है? जल्दी बताओ। सारे के सारे क्रोमोसोम कहां गए? ऑल क्रोमोसोम, ऑल क्रोमोसोम कहां गए? कम एट इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफिजिक प्लेट, इक्वेटोरियल या मेटाफिजिक प्लेट पर आ गए। अब इनको जरा बीच में से तोड़ दो, इनको क्या करो बेटा, इनको बीच में से अलग कर दो, तो अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ऑल क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट है, सारे क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट करेंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली समझ में आता है? एक साथ, सारे के सारे एक साथ स्प्लिट करेंगे, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि ये सारे के सारे एक साथ अलग हो गए। देखेंगे ध्यान से, ये मेरे पास बेटा ध्यान दे सुनो, ये मेरे पास मान लो ये क्रोमोसोम है जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, ये मेरे पास क्या था? सेंट्रोमियर, और यहां पर ये क्या है? काइनेटोकोर, इससे जुड़ा हुआ था ये स्पिंडल फाइबर। तो सारे के सारे क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे अलग हो जाएंगे, ऐसे। ऐसा नहीं है कि इसके पास सेंट्रोमियर नहीं है, इसके पास सेंट्रोमियर नहीं है, इसके पास एक काइनेटोकोर, इसके पास एक, और ये ऐसे। अब क्या होगा, जब मैं इसको खींचूंगा ऐसे, तो ये आर्म ऐसे बेंड कर जाएगी, ऐसे आर्म्स बेंड कर जाएंगे, जिसमें ये मेरे पास क्या है बेटा? समझ में आ रहा है? ये हमारे पास ये चीज है। अब ये देखो, ये वाला ऐसे खींच रहे हैं इसको, इसको इस तरीके से हम खींच रहे हैं ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले ये एक क्रोमोसोम था, सही है, जिसमें कितने क्रोमेटिड थे? 2। अभी क्या है, ये दोनों, एक और दो, दो डॉटर क्रोमोसोम है, या 2 क्रोमोसोम है किसके? फ्यूचर सेल के, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के। ये वाली बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो। ये मेरे पास एक था, ये बीच में से अलग हो गया। पहले ये एक क्रोमोसोम था, मतलब ये 46 क्रोमोसोम लगे ह्यूमन के। जब ये अलग हो गया ना, तो अब ये 92 क्रोमोसोम हो गए, जिसमें से 46 एक सेल में जाएंगे, 46 एक सेल में। इसीलिए कहते हैं कि माइटोसिस में टेम्पररी क्रोमोसोम की संख्या डबल होती है, और वो होती कब है? एनाफेज में। इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, पहले ये दोनों क्या थे? क्रोमेटिड थे। क्या थे ये? क्रोमेटिड। अब अलग होके क्या हो गए? क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? पहले ये एक घर था बेटा, अब उसी से 2 अलग अलग घर बन गए। समझ में आ रहा है? अब ये फ्यूचर फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई में जाएंगे। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि अब क्या होगा, जो क्रोमोसोम अलग हुए हैं, क्रोमोसोम कहां मूव करने लगेंगे? टेंड टू मूव, कहां मूव करेगा? अपोजिट पोल पे, अपोजिट पोल पे, अपोजिट पोल पे ये मूव कर रहे हैं क्रोमोसोम। देखो, अपोजिट पोल पे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे। अगर मैं किसी चीज को, देखो इधर, अगर मैं किसी चीज को ऐसे खींचूं तो ये हिस्सा मुड़ जाएगा, तो मैं ऊपर खींच रहा हूं तो ये मुड़ गया है, तो ये आपको ऐसा लिखेगा, एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो सेंट्रोमियर है वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है? पोल की तरफ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल। मतलब क्या हुआ
ये जो यहां सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? पोल की तरफ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल। यस। और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह गई। ये बात समझ में आई है? जैसे मैं अगर खींच रहा हूं तो ये सेंट्रोमियर पोल की तरफ जा रहा है। ये आर्म है, ये आर्म है। एक क्रोमोसोम में एक दो तीन आर्म है, यहां पर एक क्रोमोसोम में दो आर्म है, तो इसलिए ये लिख रहा आर्म्स। दो आर्म है, एक येरी एक येरी। ये पीछे रह रही है। और ये किसकी तरफ जा रहा है? पोल की तरफ। ये किसकी तरफ जा रहा है? पोल की तरफ। अब क्या क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर से दूर जा रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? बोलो। सारे के सारे क्रोमोसोम बीच में से अलग हुए, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए। अब उनका नाम क्या रखा जा रहा है? क्रोमोसोम। अब वो कहां जा रहे हैं? अपोजिट पोल पे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। अगर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते तो 46 ऊपर नीचे। क्लियर है? सही है। आर्म्स पीछे रह गई क्योंकि जब मैं ऐसे खींच रहा हूं तो ये चीज ऊपर की तरफ जा रही है, ये आर्म्स पीछे रह गई। और ये पोल, ये जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ है। क्लियर है? और अब क्रोमोसोम किससे दूर जा रहे हैं? इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जा रहे हैं। सही है। इसको नोट कर लो, यहीं तक है, यहां से कल करते हैं। ठीक है, जल्दी करो। हाँ लिख लो यार, लिख लो। लिख लो जल्दी से।
सुनो, कोई ऐसा है जिसका पंचिंग अभी तक नहीं बना है? बनवाओ जल्दी, बनवा लो आके। हाँ पंचिंग कार्ड, अटेंडेंस कार्ड, जा बनवा लो जल्दी।